मैं कोट पहन लूं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ दो मेहमान हैं लाइव में। आप मुझे सुनते सुनते लगता है बोर हो गए होंगे, तो मैंने कोशिश की कि आज टीवी वाला आपको जायका दिया जाए, कैसे वहाँ पे मुर्गे की लड़ाई होती है। वैसे मैं करूँगा नहीं, दो खास मेहमान हैं मेरे साथ, दोनों परिचय भी कराएंगे। एक समाज सेवी हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, दूसरे पेशे से वकील हैं। आज क्या हुआ देश में, आज 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन था। ये मीडिया कह रही है, सरकार कह रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया कह रही है कि शाम 5 बजे तक लगभग 1.7 मिलियन मतलब 17 लाख युवाओं ने ट्वीट किया बेरोजगार दिवस। उसके बाद एक हिंदी में था रोजगार दो, उस पर भी लगभग 1.3 मिलियन मतलब 13 लाख लोगों ने ट्वीट किया। तो पहला सवाल उठता है कि क्या इस देश की क्षमता है कि वो एक साथ 1-2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करा सकता है? तो फिर रोज़ क्यों नहीं हो रहा है? ये मोदी जी के जन्मदिन पर ही क्यों हो रहा है? और अगर 2 करोड़ वैक्सीनेशन होता है तो मोदी जी का जन्मदिन रोज आए। इसका मतलब सरकार क्या जानबूझकर आपको वैक्सीन नहीं दे रही है? ये सवाल पैदा होता है। दूसरा, ट्विटर ने वो ट्वीट क्यों हटा दिया? और तीसरा सवाल है कि क्यों हटवाया गया? जब सिर्फ 5 लाख लोगों ने मोदी जी को बधाई दी, वो नंबर 1 ट्रेंड करते रहा, और 1.5 मिलियन 17 लाख लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ ट्वीट किया, किसी चैनल ने खबर नहीं दिखाया। तो क्या होगा, ये भी समझेंगे। दूसरा समझेंगे कि बेरोजगारी क्या इस देश के सिर्फ SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए मुद्दा है या सवर्ण समाज के लिए मुद्दा है, जिनके पास ज़मीन है, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेस है, मंदिरें उनकी बड़े पावर सेंटर्स है जहाँ पैसे भी हैं, मंदिर से सत्ता भी आती है। और दूसरे हमारे साथ वकील साथी हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं शर्मा जी से। पहले तो अपना पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार मेरे देशवासियों, मेरे भारतवासियों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। मेरा नाम है सुनील शर्मा भारतीय। पेशे से इंजीनियर हूँ, क्रिएटिव आदमी हूँ। आइडियाज़ को रियलिटी में तब्दील करने का कुछ हुनर खुदा ने, परमात्मा ने बख्शा। तो मेरा सवाल आपसे है कि एक बात बताइए कि क्या आप चूँकि सवर्ण समाज से, जनरल कैटेगरी से हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, क्या लग रहा है बेरोजगारी सवर्ण समाज के लिए भी मुद्दा है, या उनकी 7 पीढ़ियों के लिए जितना संसाधन है, ज़मीन जायदाद, घर, अस्पताल, नौकरी चाकरी, मीडिया, जुडिशियरी, वो सेटिस्फाई है, वहाँ की युवा के लिए भी रोजगार मुद्दा है? मैं सबसे पहले तो आज का एक बहुत अच्छा दिन गया है, जैसे शंभू जी ने अभी शुरुआत की थी। ये देश में आज हमारे माननीय मोदी जी देश को इस स्थिति में लेके आ गए हैं पिछले 6-7 साल में कि उनके जन्म दिवस को, जो कि शुभकामनाओं को देने का दिवस हुआ करता था, एक लानत दिवस के रूप में आ गया है, और जिसे बेरोजगारी दिवस के रूप में पिछले साल से मनाया जाना शुरू हुआ है। क्यों हो रहा है ऐसा? इन महान शख्सियत ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को पिछले 6-7 साल में तार तार किया है। मेरा सवाल मोदी जी पर नहीं था, मेरा सवाल सिर्फ समाज, आप चूंकि समाज का नब्ज भी जानते हैं, समाज का नब्ज जानते हैं। मैं आप ही के सवाल का 1 मिनट में जवाब दे दूंगा। भूमिका बनानी जरूरी है। प्रशंसक मोदी जी का बहुत रहा हूँ, और मैंने तो एक अच्छी टर्म भी ईजाद की थी कि मैं उनका बहुत बड़ा तारीफक हूँ। आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया, और कल हमने ये सर्कुलेट किया है। अगर ये दिखे, ये चूँकि रिवर्स मोड में है तो ये दिखेगा नहीं आपको, मैं इसका सार समझा दूंगा। हमने कल इसको शुरुआत की थी, इस पोस्टर को, बैनर को हमने बांटा आज, एक साथ सबका सत्यानाश। 17 सितंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। अक्सर मोदी जी ना मन की बात किया करते हैं, तो मैंने कल लिखा था यस मोदी जी के सच्चे मन की बात। और वो सच्चे मन की बात क्या थी? जनता को लूटकर उद्योगपतियों को भरने वाला, हाँ मैं ही हूँ अंतर्राष्ट्रीय कर्ज को बढ़ाने वाला। हाँ मैं ही हूँ युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाला। हाँ मैं ही हूँ किसानों पर अत्याचार करने वाला। हाँ मैं ही हूँ सरकारी संपत्ति बेचने वाला। हाँ मैं ही हूँ रोज़गार खत्म करने वाला। हाँ मैं ही हूँ वो चाय वाला, बोलूँ बेधड़क धड़ाधड़ झूठ। देखो उजला है चेहरा मेरा, पर नहीं है मेरा मुंह काला। हाँ मैं ही हूँ वो चाय वाला। अर्थशास्त्री हूँ गजब का, ठोक दूंगा सब तरफ ताला ही ताला। चैन से बैठूंगा नहीं एक पल भी, जब तक छीन ना लूँ तुम सबके मुंह से निवाला। शुरुआत ये करनी जरूरी थी। शंभू जी का मूल प्रश्न पर वापस आता हूँ।
बेरोज़गारी जब आ रही है ना, ये सुनामी की तरह आने वाली है। कारपेट के नीचे डाला जा रहा है प्रॉब्लम्स को। युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देने का इन्होंने प्रावधान और वादा किया था। प्रावधान तो खैर इन्होंने नहीं रखा था। पिछले 7 साल के हिसाब से देखें तो 14 करोड़ लोगों को रोज़गार अभी तक मिल जाना चाहिए था, इन एडिशन टू ऑलरेडी एम्प्लॉयड पीपल। पर पिछले 1 साल से हुआ क्या? लगभग पिछले 2018 का अंत पर 2019 की शुरुआत में ही अर्थव्यवस्था की हालत खराब होनी शुरू हो चुकी थी। सर मेरा सवाल अलग था। वहां से शुरू हो चुकी थी, अब तो सुनामी के रूप में आने वाली है। आज 2 करोड़ का इन्होंने जिक्र किया ना, जो क्या बांटा गया जी, वैक्सीनेशन हुआ है। 2 करोड़ से कहीं ज़्यादा बधाई के रूप में लानत भेजी गई है आज मोदी जी को। किस रूप में भेजी गई है? पोस्ट कार्ड्स गए हैं इस तरीके से। पूरे देश से युवाओं ने पोस्ट कार्ड भेजे हैं और उसके ऊपर एक सिंपल सा मैसेज लिखा है, डियर मोदी जी, रोज़गार दो या कुर्सी छोड़ दो। क्योंकि ये मोदी सरकार, और 2019 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था कि मुझे वोट दो, वोट दोगे मुझे वोट मिलेगा। तो हर चीज़ का क्रेडिट उनके ऊपर है। आज युवा सड़कों पर बेरोज़गार, हताश, बेसहारा भी है, परेशान भी है। और इसमें इन्होंने दलित और सवर्ण की बात कर दी शंभू जी ने, लेकिन ऐसा है नहीं। जब रोज़गार जाएगा तो सबसे पहले उस कम्युनिटी का ज़्यादा जाएगा जिसकी तादाद ज़्यादा है, और उसका भी जाएगा अंत में। क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि मैं सर्विसेज देता रहा हूँ इंडस्ट्री को। जिन लोगों की 2-2, 3-3 फैक्ट्री हुआ करती थी, बंद होकर एक फैक्ट्री पर पहुंच गए। मतलब जो देखिए, भारत एक जाति प्रधान देश है सर। यहाँ पहले बिजनेस, अब तो सबको अधिकार है, संविधान लागू है, लेकिन पहले बिजनेसमैन वैश्य समाज के पास था। मेरा सवाल सिंपल है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि इस देश में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो जो ब्राह्मण समाज के लोग हो, प्रबुद्ध समाज के लोग हो, ठाकुर समाज के लोग हो, बनिया समाज, वैश्य समाज के लोग हो और कैस्ट समाज के लोग, उनके पास ज़्यादा नौकरी है। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी की बात कर लूँगा। मैं सिर्फ समझ रहा हूँ कि आप कैसे देख रहे हैं जो बीजेपी को, जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए वोट दिया था, मुसलमानों को टाइट करने के लिए वोट दिया था और आरक्षण खत्म करने के लिए वोट दिया था, क्या वो भी बेरोजगारी की चपेट में आ रहे हैं? आपका, क्योंकि आप उस समाज से उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना है। बेरोजगारी की चपेट में तो वो आ रहे हैं, पर ऐसे नासमझ बना दिए गए या वो नासमझ थे, ये एक विवाद का विषय हो जाएगा और एक लंबा डिस्कशन चला जाएगा। लेकिन उनको अपनी आती हुई बर्बादी दिख नहीं रही, मुझे दिख रही है उनकी आने वाली बर्बादी। इसलिए पिछले 2 साल से मुखर होकर इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध हम कर रहे हैं। पहले समर्थक थे आप मोदी जी के? मैं 2017 तक तो बड़ा जबरदस्त समर्थक था इनका। तो आप मान लीजिए, आप ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, जो सवर्ण समाज के युवा, जो जनरल कैटेगरी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है, उसके युवा अपनी भी नौकरी की उनकी चिंता नहीं है, या उनके पास ऑप्शन है, उनकी 7 पुश्तें खा सकती है, शहर में ज़मीन है, बिजनेस है, मीडिया, जुडिशियरी, नौकरी है, प्राइवेटाइजेशन में भी उनका है, बिजनेस भी कर लेंगे, पूंजी है, इसलिए उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है? ऐसी एक परसेप्शन तो जरूर क्रिएट की जा रही है कुछ लोगों द्वारा, लेकिन ऐसा है नहीं। बर्बादी आएगी तो सभी की तरफ आएगी। मौत आती है तो फिर वो किसी का रूप, किसी का चरित्र, किसी का वर्ग, किसी की क्लास नहीं देखती। और इस बार जो मौत आने वाली है ना, वो तिल तिल करके मौत आने वाली है। जिस प्रकार से सरकार नीतियाँ लेके आ रही है, बेरोजगारी जब आएगी, प्रॉपर्टीज़ बेचने जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ बिकती नहीं, खरीदार मिलता नहीं, तो प्रॉपर्टी तो खाएंगे नहीं। छोटे, आप तो इंजीनियर भी है, बिजनेसमैन लोगों का क्या हालत है? मुझे भी कई लोग मिलते हैं, कहते हैं कि भैया है तो हालत ख़राब GST से भी, लेकिन बोलेंगे नहीं, डर बहुत है, या मुसलमान टाइट है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान है। क्लैरिटी देता हूँ क्योंकि मैं इसी समाज का अंग हूँ और मैं देखता रहता हूँ और बिजनेसमैन को मैं सर्विसेज देता रहता हूँ। लोग ना थोड़े से डरते हैं कि वो मोदी का खौफ उनके अंदर ऐसा है, पर मैं उनको बोलता हूँ कि यार, जब मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति बोलने का हुनर, बोलने का दम रख सकता है, तो आपको डर किस बात का है? आपसे अगर नहीं बोला जाता ना, तो मैं बनूंगा आपकी आवाज़। अच्छा, मुसलमान को टाइट रखना इस शर्त पर कपड़ा उतर जाए, पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, कुछ ज़मीनें बिक जाए, थोड़ा पैसे कम हो जाए, चलेगा? कुछ बेवकूफ़ों को ऐसा लगता है। और एक इसके ऊपर मैं एक ना थोड़ा सा गरिमा से हल्के एक शब्द बोलना चाहूँगा कि चमगादड़ को ये लगता है कि उसने उल्टा लटक के दुनिया पलट दी, तो ये बेवकूफ़ी चमगादड़ की है। दुनिया उल्टी नहीं है, सिर्फ वो उल्टा लटका हुआ है। शर्मा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसकी नौकरी ज़्यादा जाएगी। मतलब कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, जिसकी आबादी 90% है और जिसके पास न ज़मीन है, न बिज़नेस है, न कॉलेज एजुकेशन है, क्योंकि आपकी नस्लें अभी पढ़ना शुरू हुआ है, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, रिप्रेजेंटेशन आपका कम है। मेरे साथ वकील हैं, वो कैसे सोचते हैं इस बात को, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। वकील साहब, आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? क्या आपका जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC पिछड़ा है, वो भी मुसलमान टाइट के नाम पर खुश है, या उसकी रोजी रोटी अब सामने आ रही, क्योंकि वो तो रोज़ कमाने खाने वाला आदमी था? नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमानों के प्रति
दलित समाज, पिछड़ा वर्ग के समाज का बहुत भाईचारा प्रेम है, वो बहुत भावना से और अपने तालमेल से अपना बने रहते हैं और बात करते हैं। ये जो नफ़रत जो फैला रहे हैं, ये पॉलिटिकल लोग जो बीजेपी में जो आरएसएस के जो लोग हैं, ब्राह्मणिकल पीपल जो है, ये देश में नफ़रत फैला करके ये अपना खुद स्वयं सत्ता में बने रहना चाहते हैं और सुप्रीमेसी अपना बनाए थोपना चाहते हैं कि हम ही है इस देश में। मुसलमान है, दलित वर्ग है और पिछड़ा वर्ग है, वो लोग उन लोगों का जो ब्राह्मणिकल जो आज कंप्लीटली दे आर इन द फुल फोर्स इन द पावर इन द सेंटर आल्सो थ्रू आउट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में जो न्यायिक जुडिशरी में जो है उनका कब्जा हो गया, कंट्रोल हो गया, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो ऑपरेट कर रहे हैं, वो चला रहे हैं सब संस्थाओं को और लगभग सभी संस्थाओं को वो बेच भी रहे हैं। तो इससे जो बेच रहे हैं, इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो प्राइवेटाइज करने से जो एक सिक्योर्ड जो था एक गवर्नमेंट के बेसिस पे, जैसे रिप्रेजेंटेशंस था शेड्यूल कास्ट ओबीसी का, और जो माइनॉरिटीज़ के जो लोग थे वो एफर्ट करके वो मतलब सरकारी संस्थानों में अपना हक और हिस्सेदारी के माध्यम से वो आते थे। तो अब वो जो सरकारी नौकरियां है वो प्राइवेटाइज हो रही है, तो वो वहाँ से उनको बेरोज़गारी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। देश में आज बेरोज़गार जो है बड़ी चरम सीमा पर है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो ये इस सरकार ने जो बोला था, जो बीजेपी की सरकार और आरएसएस की जो सरकार है, तो उन्होंने कितने अच्छे मतलब अच्छे दिन का जो वादे, मतलब बहुजन अफेक्टेड ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए, बहुजन का रिप्रेजेंटेशन तो मैं भी कर देता हूँ, लेकिन मेन बात है सवर्ण समाज कैसे सोचता है। अच्छा बताइए सर, क्या लगता है आपको कि एक बड़ा पावरफुल तबका, पहले एक सरकारें चलती थी, कुछ भी गड़बड़ी होती थी तो मीडिया से, सीएजी, सीबीआई, ईडी सब जगह से आवाज़ें आती थी। अभी कहीं से आवाज़ नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट पहले निगलिजेंस लेता था, वो स्वतः संज्ञान लेता था, वो भी नहीं आ रही। और सारे पावर सेंटर्स पर मैं नाम कह के गिना सकता हूँ, सीबीआई के हेड कौन है, ईडी के हेड कौन है, सीएजी के हेड कौन है। तो इसकी क्या वजह? अगर ये सरकार गड़बड़ होती तो कहीं से तो आवाज़ आती, या आप लोग हवा फैला रहे हैं? देखिए, ज़मीनी स्तर पर आप जुड़े रहते हो, आप रोज़ इधर उधर जाके अलग अलग जगहों पर रिपोर्टिंग करते रहते हो, तो अगर ये खामखा की हवा बनी होती है सोशल मीडिया पे तो आप ही इसे कंडेम कर देते। रियलिटी क्या है वो आप बताते रहते हो। अब बात करते हैं सीबीआई, ईडी। ऐसा नहीं है कि ये मौजूदा भाजपा सरकार ही सीबीआई और ईडी का प्रयोग कर रही है, और इनफैक्ट दुरुपयोग कर रही है। इससे पहले की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस गठबंधन द्वारा सरकारों ने भी इनका प्रयोग अपने अपने हिसाब से किया है। फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि कांग्रेस ने अगर देश को धीरे धीरे बर्बाद किया तो भाजपा इस देश को बड़ी तेज़ी से बर्बाद कर रही है। 40 साल का लगातार शासन तो कांग्रेस का इंडिपेंडेंट रहा है ना, उसके बाद दूसरी सरकारों के साथ रहा, लीड तो वही। आप लोग ये सवर्ण समाज कांग्रेस को क्यों छोड़ के बीजेपी के साथ आ गए? देखिए, मैं इस समय यहाँ पर एक सवर्ण समाज की हैसियत से तो नहीं बैठा हुआ, मैं एक साधारण भारतीय की हैसियत से बैठा हूँ। आपसे बात मैं करता हूँ, आपसे मुलाकात करता हूँ, तो मैं आपने आपको ये नहीं कह के पेश कराता कि मैं सवर्ण समाज का ठेकेदार हूँ। लेकिन सच्चाई तो है ना सर। सच्चाई तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है। आप मेरे साथ बैठे हो, आपने मेरे साथ तो आप जैसे मैं मनोदशा बता रहा हूँ ना, मैं पिछड़े समाज से हूँ, तो मैं उसकी बात ज़्यादा जानता हूँ। आप सवर्ण समाज से हैं। सवर्ण समाज बीजेपी का फेवरेट क्यों है? अगर सब कुछ बुरा कर रही है सरकार, अभी सवर्ण समाज को 10% रिजर्वेशन मिल गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे, मुसलमान टाइट है, आरक्षण का कंपनियां जो बेची जा रही, निजीकरण है, उस पर समाज की क्या राय? आप अपनी राय मत दीजिए। चलिए, मैं अपनी राय क्यों ना दूं, मैं अपनी राय देने के लिए आया हूं यहाँ पर। मैं एज एन इंडिविजुअल आपसे बात कर रहा हूँ तो। लेकिन आप जहाँ उठते बैठ, देखिए इस देश में जाति देख के शादी होती है, इस देश में सारा सब कुछ मैट्रिमोनियल ऐड देखिए गाड़ी पर जाती है। आप ज़्यादा, चूँकि आप ब्राह्मण समाज से हैं, सवर्ण समाज से, प्रभु समाज से, तो वो समाज कैसे सोच रहा है? मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, टाइटल चेक करता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सरकार के खिलाफ हैं और जितने सवर्ण समाज के लोग वो सरकार के साथ हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो लोग कैसे सोचते हैं इस सरकार के, उनको सरकार में क्या अच्छा लगता है? मैं आपके उस प्रश्न को ना फिर से क्लियर कर देता हूँ कि मैं सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैं एक साधारण भारतीय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही डिविजन्स आज की तारीख में हैं, और वो है अमीरी और गरीबी। आप रूट्स में जाके चेक करिएगा, जिसको आप कह रहे हैं कि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं OBC SC ST का, वहाँ पर भी लोग पिछले 60-70 साल से
परिवार दर परिवार आरक्षण का लाभ लेने के बावजूद उन्होंने क्या किया दूसरी कम्युनिटी के लिए या अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए, क्या उन्होंने उनके उत्थान के लिए काम किया? आपके पास कोई डेटा है वो तो, हाँ, डाटा के ऊपर तो फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। आज तो रैंडम मुलाकात हुई है ना हमारी। वर्ग सिर्फ दो ही रह गए हैं आज की तारीख में, और पूंजीवाद, घोर पूंजीवाद का युग आ रहा है, अमीरी और गरीबी। तो इस देश में पूंजीवाद किसके पास सबसे ज्यादा पूंजी है सर? पूंजीवाद अगर देखेंगे तो बट ऑब्वियस है, जिसका प्रतिनिधित्व आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो बताई गई है बात, तो सवर्ण वर्ग के लोग मिलेंगे। अब दलित वर्ग की बात करें तो मैं अभी दलित और इसमें ना डिबेट में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि डेविएट होकर हम मुख्य मुद्दे से भटक जाएंगे। और जो मैसेज मैं आज आपको देना चाह रहा हूँ वो सिर्फ यही है, बात आप अमीरी और गरीबी की करिए, और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। जो नियम कानून इस समय बना दिए जा रहे हैं। अच्छा बताइए शर्मा जी, कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी अमीर हो जाएगा तो जाति उसका पीछा छोड़ देगी? ये तो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी प्रमुखता से, कितनी मुखरता से बात कर। सर बता रहा हूँ, ये घटना अभी की घटना है। गोरखपुर में सेम पोस्ट पर ब्राह्मण लड़की और दलित लड़का था, शादी कर ली, बकरी की तरह काट दिया गया सर। लड़की को? लड़का को, इसी लड़का किस वर्ग से? शेड्यूल कास्ट से था। अच्छा सर अखबार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी अखबार में ऐड देते हैं सर। वो साफ साफ लिखते हैं हमें, मैं आई एम ब्राह्मण्स, आई एम ठाकुर। अभी तो SC ST OBC ऐड देने की हैसियत ही नहीं हुई है। आप नहीं मानते कि इस देश में सब कुछ जाति के हिसाब से तय होती है? देखिए, देश की मानसिकता तो पिछले कई हजारों सालों से बनी हुई है, वो बदलती तो है नहीं, धीरे धीरे बदलेगी। लेकिन हम एक नई मुहिम से जुड़े हुए हैं, भारतीयता की मुहिम। हमने तो ये मुहिम चलाई हुई है, हम कहते हैं कि आप अपने नाम के साथ भारतीय लगाइए, ये धीरे धीरे अपने कास्ट अपने नाम से हटाइए। जैसा मैंने अभी आपको अपना परिचय दिया था कि मेरा नाम है सुनील शर्मा भारतीय। अच्छा, एक सर्वे करते हैं, हाँ? 10 अपर कास्ट परिवार में जाते हैं, उसमें से आपको क्या अंदाजा है कितने लोग बीजेपी के समर्थक निकलेंगे और कितने लोग बीजेपी के खिलाफ? आज की तारीख में तो जितने लोग समर्थक थे, जिनके चक्षु खुले हुए हैं और जिनकी रीढ़ सीधी है, वो भाजपा का सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब तक अपनी रोजी रोटी के ऊपर बात नहीं आती, अपने घर के बर्तन बिकने की नौबत नहीं आती ना, तब तक सरकारों का अंध दामन थाम के चलने वाले लोगों की कतार भी कम नहीं। सवर्ण समाज के लिए भी गरीबी और भुखमरी मुद्दा है। तो भाई साहब, जब धंधा पानी सबका चौपट हो जाएगा, रोजगार के अवसर रहेंगे नहीं, तो क्या सवर्ण और क्या दलित और क्या कम्युनिटी, कौन सी दूसरी लोग, तीसरी लोग तो मोदी जी का की तो पिसेंगे सभी। हाँ। और मोदी जी जो इस समय कर रहे हैं ना, वो गिने, मैं फिर से बोलता हूँ, जो मेरी एक जनरल स्टेटमेंट रहती है कि यह सरकार जनहित की सरकार नहीं है, यह धनहित की सरकार है। और धन भी गिने चुने उद्योगपतियों का है, जिनको 25 साल का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। आज अडानी ज़्यादा चलता जा रहा है। 25 से 30 साल पहले का इतिहास उठा के देखिएगा, एक टेंट का काम करने वाला, 2 व्हीलर पर चलने वाला व्यक्ति हुआ करता था, अचानक से आज ये अंबानी से ऊपर जा चुका है। रिपोर्ट्स हमारे पास बहुत सारी आती रहती हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे लोग। हमने आवाज़ उठाने का काम किया, और 2 साल के अंदर अंदर आप देखिएगा लोग और बर्बाद होंगे इस सरकार की नीतियों की वजह से। उनको विकल्प चाहिए। अच्छा, आज जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था बेरोजगारी पर, उसको ट्विटर ने हटा दिया। टीवी अखबार को लेकर आपकी क्या राय? सोशल मीडिया और टीवी अखबार 5 लाख ट्वीट हुआ है मोदी जी के पक्ष में उनके जन्मदिन पर, लेकिन उसको दिखा रहा है मीडिया। लेकिन जो 17 लाख 20 लाख, आप लोग तो खैर सीपी में कूपन भी बांट रहे थे, कहीं आप लोग को देशद्रोही और कट्टर हिंदू के लिस्ट से गायब कर दिया गया? देखिए जी, जिस दिन से हमने भारतीयता की शपथ ली थी ना, और इस सरकार का यानी मोदी सरकार का और यानी भाजपा सरकार का विरोध करना शुरू किया था, उसी दिन से हमारे को लोगों ने कहना शुरू कर दिया था ये गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। आपको भी, जबकि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, तो अब उनके लिए ब्राह्मण कुल क्या और क्या, एक भस्मासुर नामक राक्षस हुआ करता था ना। मतलब आपने मोदी का विरोध किया, आप ब्राह्मण कुल में। अच्छा, आपका गोत्र क्या है? मेरा गोत्र है भारतीय ता, मैं भारतीय हूँ। ये बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। अरे गोत्र तो होता है, मेरा गोत्र वैष्णव गोत्र, भारद्वाज। मेरी अच्छा, तो आप मान ली ब्राह्मण समाज से हैं, तो आपको क्या कहना, आपको भी देशद्रोही कहना शुरू कर दिया? देखिए, मैंने अभी एक स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले दी थी कि चमगादड़ उल्टा होकर यदि ये समझता है कि उसने दुनिया पलट दी, तो बेवकूफ़ चमगादड़ है। और ये गिने चुने चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हुआ करके शोर मचाते रहते हैं, और इनको पैसे मिला करते थे पहले 2-2 रुपये एक मैसेज के, आजकल तो 20 पैसे 50 पैसे का रेट इनका हो चुका है। उसमें से भी बहुत सारे लोग विमुख हो गए हैं क्योंकि पैसे मिलते नहीं हैं। तो ये ट्रोल आर्मी जो इस सरकार ने बनाई थी, इनका जो IT सेल ने, भाजपा के IT सेल ने किया था, वो फेल होता चला जा रहा है। और रियलिटी इससे डिफरेंट है। 2019 का चुनाव इन्होंने एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में लड़ा था ना, 2024 में ये क्या करने वाले हैं हमें वो भी पता है। आने वाले समय में हम आप सबको बताएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है प्रधान
प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है, उन्होंने 2 करोड़ वैक्सीनेशन करवा दिया, इसका मतलब क्षमता है सरकार में, तो ये रोज काहे नहीं करवाते, रोज लोग को क्यों? हाँ, तो इसके ऊपर मेरी स्टेटमेंट शायद शंभू जी, आपने 1 साल पहले जब किसान आंदोलन में हमारी और आपकी भेंट हुई थी, मैंने तब भी आपको कहा था कि आपने पूछा था कि मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ, और मैंने कहा था क्योंकि ये कोरोना उतना ही सच है जितना सच है भूत का होना। भूत देखा किसी ने नहीं, मानते सभी हैं। और ये कोरोना आज की तारीख में, कोरोना तो पैंडेमिक है सर, कैसी बात कर रहे हैं शर्मा जी? ये जिन्होंने डिक्लेयर किया ना, वो डिक्लेयर करने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड है, और ये बहुत बड़ी ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है। अंधे के हाथ में बटेर लगना वाली कहावत है। 2019 के चुनाव के बाद 2019 का एंड होते होते इनकी हालत खराब हो चुकी थी। मोदी जी में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता? कट्टर हिंदू हैं, सनातन धर्म की स्थापना करवा रहे हैं, नया संसद बनवा रहे हैं। प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कि मोदी जी के अंदर अच्छा है, मोदी जी की ऑडेसिटी बहुत है, मोदी जी प्रभावशाली नेता है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका। वो क्लेम करते हैं कि एक गरीब परिवार से आए हैं, मुझे ये भी अच्छा लगता है। जो मुझे उनका अच्छा एक बात और लगती है कि वो झूठ को भी इस कदर कन्विक्शन से बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि सच है। तो मतलब झूठ बोलने की कला अच्छी चीज़ है सीखने के लिए ना, कि सच कितना बोलना है और झूठ कितना बोलना है, उनमें से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिशियन को ना सिर्फ झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। मोदी जी के अंदर अच्छाई ये थी कि उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया था, उनकी एक्सेप्टेंस अच्छी है, मुझे ये अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा क्या नहीं लगता है? अच्छा, एक्सेप्टेंस की वजह? एक्सेप्टेंस की वजह कि उन्होंने लोगों को ऐसा दिखाया, ऐसा नैरेटिव खास तौर पे मीडिया द्वारा बनाया गया कि वो दिखाते हैं कि एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जबकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता यदि होते तो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की बात करते। बहुतायत में इस भारतवर्ष में 135 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, जिसमें से 90% लोग ना ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उन ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की वो वास्तविकता में मदद करते। इस बार उन्होंने कोरोना काल में, पिछली आपदा काल जो कि सरकार द्वारा क्रिएटेड है, मैं फिर से बोलता हूँ, 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया गया। पिछले साल का डाटा था कि 40 करोड़ लोग भूखे हैं जिनको राशन नहीं मिलता 2 वक्त का। इन्होंने घोषणा कर दी कि हमने 80 करोड़ लोगों। एक बताइए, आप सर्वे करवाइए, कल हम आपके साथ चलेंगे सवर्ण समाज में। करिए। कितने सवर्ण समाज आपकी बात से सहमत होंगे? हो सकता है 100% मेरे से डिसएग्री करें। बाजी लगाएंगे हमारे साथ 10-10 हज़ार रुपए की, अगर आपका 90% 10% भी सवर्ण समाज समर्थक मिल जाए आपकी बातों का, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैंने तो आपकी बात, आप 10% बोल रहे हो, मैंने कहा 100% मुझसे डिसएग्री होंगे, सहमत ही नहीं होंगे मुझसे। फिर इसका मतलब सवर्ण समाज उनके साथ है, तो आप गलत बोल रहे हैं। तो मैं, हो सकता है उनकी नजर, सही में आप गद्दार हैं। आपकी नज़रों में, समाज की नज़रों में। समाज को छोड़िए ना, समाज में कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो संगठित होकर बैठे हुए हैं। समस्या उनकी नहीं है, समस्या उन लोगों की है जो बहुतायत में है और उनको संगठित होना नहीं आ रहा। समस्या उन लोगों की है, और मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जागिए, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़िए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ, शुरू में भारतीय हूँ और अंत में भारतीय हूँ। बस हमें जातियों में, मजहबों में बांट दिया गया है, उसी पर राजनीति हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है SC ST OBC माइनॉरिटी, ये जातिवाद नहीं है, ये एक तरह का कैटेगरी बनाया गया था कि जो नीडी है उनकी मदद की जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन हम भारतीय नहीं हो पाएंगे बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। अच्छा, कोरोना में मान लीजिए वैक्सीनेशन 2 करोड़, आज मोदी जी का जन्मदिन था तो हो गया, तो रोज़ मोदी जी का जन्मदिन हो ताकि जल्दी वैक्सीनेशन खत्म हो जाए। तो अब अगर हम दो पहलू हैं इस बात को मानने के। यदि हम ये मान लें कि एक ही दिन में 2 करोड़ इन्होंने वैक्सीनेशन कर दी, तो बट ऑब्वियस है, इतना दिन क्यों लगाए, पहले भी की जा सकती थी। अब नहीं की गई तो इसका मतलब डेलिबरेटली, जानबूझ के वो नहीं करना चाहते, कोरोना का डर दिखा के रखना चाहते हैं। अभी तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कोरोना का तीसरी लहर आने वाली है, और वो जैसे जैसे यूपी का चुनाव नजदीक। अच्छा, मोदी जी में आपको बुराई क्या नजर आती है? मोदी जी के अंदर बुराई सिर्फ ये नजर आती है कि वो झूठ क्यों बोलते हैं देश की जनता के साथ। वो ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं कि वो अजर अमर हैं। अरे झूठ, इतने बड़े बड़े फैसले, मास्टर स्ट्रोक है उनका, GST, नोटबंदी, स्ट्राइक, क्या क्या कर रहे, आप कह रहे हैं झूठ है। बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान इस जनता की है, भारत की जनता की। क्या वो फुलफिल हो रही हैं? क्या लोगों को स्वास्थ्य? पाकिस्तान टाइट है ना। तो पाकिस्तान तो वैसे ही टाइट था। 1971 में पाकिस्तान के 2 फाड़ हो गए थे, उस समय मोदी जी थे क्या? और मैं बार बार कहता रहता हूँ कि भारत के गर्भ से मोदी जी पैदा हुए हैं। अच्छा, आप भारतीय गर्भ से भारत पैदा नहीं हुआ। तो लोगों को गलतफहमी जो है ना कि मोदी जी। अच्छा, आप भारतीय भारतीय रट रहे हैं। कल एक वीडियो आया है, सेना जो है वो एक धर्म विशेष का गाना गा रही है। मेरे सामने बताएं क्या है वो वीडियो। दिखाऊं मैं आपको? बताइए, नहीं बताई दीजिए, दिखाइएगा तो बाद में। क्या ओम जय जगदीश हरे का सेना गान कर रही है। सेना के अंदर सिर्फ, अगर ये सनातन राष्ट्र हो जाए, सनातन राष्ट्र है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भारतीय भारतीय कर रही है, देश अगर सनातनी राष्ट्र हो जाए तो आपको क्या दिक्कत है? मुझे
कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे बना लो। अगर आपके बस में है सनातनी राष्ट्र बनाना तो आप बना के देख लो, आपके बस में है इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना तो आप बना के देख लो। ना तो ये सनातनी राष्ट्र बनने से चलेगा, ना ये इस्लामिक राष्ट्र बनने से चलेगा। ये इस भारत की मूल आत्मा में है भारतीयता। जिस दिन भारतीयता को जीना शुरू कर देंगे ना लोग, और भारतीयता की शपथ लेके भारतीय बन जाएंगे, वहां से देश का सही विकास शुरू होगा। आपको लगता है जाति के नाम पर हिंसा? अभी एनसीआरबी का डेटा आया है सर, 10% इजाफा हुआ है जातीय हिंसा में। सांप्रदायिक दंगे से भी ज्यादा जातीय हिंसा हुई है। तो बिल्कुल गलत है। आप कह रहे हैं जाति हो खत्म हो गई, हम भारतीय हो। मैंने कब बोला कि खत्म हो गई? मैंने कहा मैंने प्रयास शुरू कर दिए हैं खत्म करने के लिए। 135 करोड़ से ज्यादा की आबादी क्या चुटकियों में हो सकती है? कंस्ट्रक्टिव जॉब्स जो होते हैं ना, इट टेक्स टाइम। डिस्ट्रक्शन तो ऐसी होती है, डिस्ट्रक्शन ऐसी होती है। कंस्ट्रक्टिव कुछ करना हो तो समय लगता है। जाति खत्म करने के लिए आप ब्राह्मण समाज की एक रैली कर सकते हैं, वहां अपनी बात रख सकते अरे भैया, मैं भारतीयता की बात करता हूँ और भारतीयों का मैं प्रतिनिधित्व करना चाह रहा हूँ। अगर आप भारतीय हैं तो आप मेरे साथ आइए, हटा देंगे ना। शुरुआत हमने कर दी है ना, समय लगेगा 10 साल 20 साल 50 साल, हो सकता है 100 साल लगे, लेकिन हम एक अलग जगह के जाएंगे। कुछ अगली जनरेशन आएगी, वो भी आगे करेगी। जब तक आप हैं। बताइए, आप पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, अफगानिस्तान में शरिया कानून अब लागू हो गया, भारत में सनातन राष्ट्र बन जाए जो आरएसएस कहती है, तो क्या दिक्कत है? तो मैं आरएसएस की बातें क्यों करूं भाई? मैं आरएसएस का प्रतिनिधित्व थोड़ी कर रहा हूं यहाँ पर बैठ के। आरएसएस की आपको दिक्कत क्या है शर्मा जी? मुझे दिक्कत है जब कोई भी सनातन राष्ट्र से क्या दिक्कत है? मुझे सनातन राष्ट्र से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत उस प्रथा से है जब आप इंसान को इंसान ना समझो, मानव को मानव ना समझो। मतलब सनातन धर्म इंसान को इंसान नहीं समझता है? सनातन धर्म तो समझता है, हाँ। लेकिन उसके कुछ ठेकेदार हैं, हाँ। जो मानवीय मूल्यों की तो बात नहीं करते। एक व्यक्ति से, एक मानव से दूसरे मानव को ऊपर समझते हैं और उसका शोषण करते हैं। मुझे दिक्कत उससे है। यदि आरएसएस इस चीज़ का प्रचलन करता है, इस प्रथा को चलाता है, तो मुझे दिक्कत उससे है। और वो सनातन की आड़ में करता है तो मुझे दिक्कत उस बात से है। सनातन नहीं ये कहता कि आप मानव को मानव ना समझो, मानवीय मूल्यों की बात ना करो। आप चलिए, आज तो बात बेरोजगारी की कर रहे थे। इन लोगों ने इस कनॉट प्लेस में, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी सबसे मजबूत नेता वही है जो इस सरकार से सवाल पूछ ले। ये आप लोग को डर नहीं लगता? ये जो सीपी में आप लोग आज जो पोस्ट कार्ड बांट रहे थे और ये बेरोजगारी पर आंदोलन चला रहे थे। बिल्कुल डर लगता मुझे, यदि मैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम कर रहा होता तो। और मेरे अंदर भी ना भगत सिंह का अंश है। भगत सिंह पैदा होने बंद नहीं किए इस धरती ने। ये भारत भूमि बड़ी जरखेज है। चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होने बंद नहीं हुए, अशफाक पैदा होने बंद नहीं हुए, बिस्मिल पैदा होने बंद नहीं हुए। और ये वो महान शख्सियतें हैं, जब वो शरीर छोड़ती हैं तो उनकी आत्मा। आप लोग तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू का नाम नहीं जानते, जो सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे 1857। तो ये गलती है हमारी। हम इसके लिए माफ़ी मांगेंगे कि हम उन मांझी को नहीं जानते, लेकिन हम बिरसा मुंडा को हमने पढ़ा है, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और वो हमारे आदर्श भी हैं। अच्छा, आपको पता है सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता की लड़ाई में कौन लोग शहीद हुए हैं? मैं तो ये मान के चलता हूँ जो इस भारत भूमि से प्रेम करते थे ना, वही शहीद हुए। अच्छा, अंग्रेजों के यहाँ नौकरी सबसे ज़्यादा कौन करते थे? जो भारत भूमि से प्रेम नहीं करते थे और जिनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति ज़्यादा करनी थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपको एक इतिहास बताऊँ, लंबा डिस्कशन। लॉर्ड रिपन जब गवर्नर बन के आए तो बनारस के ब्राह्मणों ने उनकी बग्गी खींची थी। तो ये बनारस के ब्राह्मण कुल वालों से पूछिएगा, मैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन कर नहीं रहा यहाँ पर। कन्नी काट ले रहे हैं। बिल्कुल कन्नी नहीं काट रहा। आप मुझसे बात करिए ना, मैं इतिहास की बात करूँ और इतिहास से मैं सबक ना लूँ और इतिहास की गलतियों को दोहराने की बात करूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अच्छा, सावरकर जी के बारे में आपकी क्या राय? सावरकर जी के बारे में मुझसे भगत सिंह बोलते हैं तो सावरकर जी के बारे में? सावरकर जी को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी तक जो जितनी भी समझ आई है कि वो माफ़ी वीर कहलाए हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी। और उनके विषय में ये भी कहा जाता है कि उनको पेंशन भी मिलती रही थी ब्रिटिश सरकार से। सावरकर जी के बारे में तो हमने इतना ही जाना है। और आज की तारीख में भाजपा आरएसएस के आधार पर खड़ी हुई है, आधार उसके पेडेस्टल पे खड़ी होकर बात करती है। इनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है? मुद्दे पर आते, छोड़िए इतिहास में छोड़िए। एक बात बताइए, सचमुच आपको लगता है इस देश के युवा जो चौकीदार बनने के लिए तैयार है, उसके लिए रोजगार कोई मुद्दा है साहब? नहीं, देखिए, युवा के पास ना अनुभव की कमी होती है। 20 से 21 साल 25 साल तक तो वो बेचारा अपनी एजुकेशन के अंदर लगा रहता है। और एजुकेशन हमारी ना लॉर्ड मैकाले से जो अभी बर्बाद हुई थी ना, वो आज तक सुधरी नहीं। अच्छा, लॉर्ड मैकाले ने बर्बाद किया, फिर आप मुझे ऐसे भारत में समान शिक्षा पद्धति पता है कब लागू हुई है? कब हुई है? भारत में पहला स्कूल कब खुला है सर? आप भी बता दीजिए।
1848 में। स्कूल खुला ना। हाँ। उससे पहले क्या थे? क्या भारत के लोग अशिक्षित थे? अरे सर, जाति बनी हुई थी, ब्राह्मण समाज के अलावा किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था सर। चलिए फिर इतिहास में चले जाते हैं। हम बात करना चाहते हैं मैकाले ने इस देश में आईपीसी बनाया, इंडियन पेनल कोड, उससे पहले पता है सर, वर्ण व्यवस्था में, मनुस्मृति में। सुनिए सुनिए सुनिए, आप ये देखिए ये है, क्या यहाँ है? पढ़ाई लिखाई के मामले में संस्कृत सब भाषा की जननी है, जबकि भारत की ही पुरानी भाषा प्राकृत, निकला हो तो बताइए। भारत की पुरानी भाषा जो है वो प्राकृत और पाली है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, किसी चीज़ पर गर्व मत कीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, जो अच्छा है वो अच्छा है। कई दवाइयाँ ऐसी होती है जो पहले काम करती थी अब नहीं करती है। Exactly. खैर हम लोग आते हैं बेरोजगारी पर। आज के समय में टीवी अखबार में तो बेरोजगारी मुद्दा नहीं है सर। देखिए आप लोग राजनीति चमका रहे हैं। नहीं, हम कोई राजनीति नहीं चमका रहे। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी देश की बहुसंख्यक वर्ग के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करें, उनको अपनी रीढ़ सीधी रखने का मौका दें। मेहनती है भारत का। आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं, मजबूरी है भरवाना, टीवी देखते हैं, देखते ही रहते हैं। आप कहीं एक जगह है जहां मोदी जी के पोस्टर्स नहीं लगे हुए, आप कह रहे हैं मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये तो प्रचार प्रसार की सरकार है। ये मैंने फिर बोला ना कि ये धनहित की सरकार है, जनहित की सरकार है ही नहीं। जनता को भ्रमाना इनका काम है। देखिए ये शर्मा जी है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है। थोड़ा देर सवेर होता है, 400 सीटें जीत कर भी लोग सत्ता से बाहर हुए हैं, लेकिन इस बार कुछ मामला अलग है। मीडिया जिसमें मीडिया चलाने वाले जो लोग हैं, जो शर्मा जी के बिरादरी से सारे संपादक हैं, उनकी वैचारिक सहमति है इस सरकार के साथ ड्यू टू कास्ट एंड रिलीजन। मेरे साथ एक और पैनलिस्ट हैं, वकील साहब है, लास्ट लेंगे इनके सवाल। वकील साहब, शर्मा जी की आपने सारी बातें सुनी, क्या लगता है भारतीयता, जो डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे थे कि हम सिर्फ उसी दिन देश का भला हुआ जिस दिन हम सिर्फ भारतीय हो जाएंगे, अगर ऐसे सवर्ण समाज के लोग निकले तो कुछ स्थिति बदल सकती है? हाँ बिल्कुल, ये मानना पड़ेगा अपर कास्ट जैसे स्वर्ण समाज के लोगों को, उनको अपना जो एक एटीट्यूड है ना, जो बिहेवियर है, वो त्याग करना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि हम सब भारतीय हैं, और जो दूसरे जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी के जो लोग हैं, भेदभाव करना बंद करना पड़ेगा। तो तब जाकर के देश आगे प्रगति करेगा, और देश जो है वर्ल्ड में जो है, इंडिया विल बी द सुपर पावर एंड इट कैन तो कम्पीट। आपको लगता है कोई अपनी सुपरमेसी छोड़ देगा? इसलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग कहाँ, आप लोग खुद टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए। नहीं, स्वर्ण समाज तो कभी नहीं छोड़ने के पक्ष में है, और वो आज भी मजबूत करने के लिए वो ये आज सत्ता में है, और सभी इस संवैधानिक संस्थाओं में इन्होंने कब्जा कर लिया। और ये बोलते हैं कि हमने अपने टैलेंट से किया है, काबिल से किया है, पढ़ाई लिखाई करके किया। नहीं, मैं नहीं मानता। क्यों? इन्होंने इलीगली करा है, गैर संवैधानिक तो के माध्यम से इन्होंने ये यहाँ पर आ रहे हैं, नौकरियों में आ रहे हैं, जुडिशरी में आ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी में टॉप जुडिशरी है इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर कोई देखो किनका कब्जा है, वहाँ पर हमेशा मांग रहे। शर्मा जी आप बताइए, ये भी वकील है देश के, इस तरह के शेड्यूल कास्ट से आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये आरोप गलत है या इसमें सच्चाई है? देखिए जी, जैसा जिसका जीवन बीता होगा ना, वो उसके अनुभव वैसे ही होंगे। हो सकता है कि हमारे मित्र के साथ भेदभाव ज़्यादा हुए हो और इन्होंने उसको सीरियसली ले लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं। दरअसल भेदभाव ये मेरे साथ इंडिविजुअली नहीं है, निजी नहीं एक बात बता देता हूं। अच्छा ठीक है बताइए। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने समाज की तस्वीर है, समाज में, मैं कहता हूँ समाज की तस्वीर बिगड़ी हुई है, लेकिन हम सिर्फ दोष नहीं दे सकते ना उसे, उसको सुधारने के लिए हमें कदम उठाने होंगे। मैं कदम उठा चुका हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ, आप उस मेरे कामों का तरफदारी करिए या विरोध करिए। नहीं, सुधार करने के लिए वो पहल करते नहीं हैं। सुधार करने के लिए जो लोग सत्ता में हैं, जैसे आज सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है और कांग्रेस भी रही है, तो कांग्रेस दोनों की लीडरशिप सवर्णों के पास है। हाँ, दोनों ब्राह्मण फैमिली रहे की मिली भगत है इसमें। और वो जो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, आज देखिए उन्होंने उनकी वोट लेते और उनको गरीब से गरीब बदतर जिंदगी दी है, बना दिया उन्होंने। कांग्रेस बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि
सिंस इंडिपेंडेंस सिंस करने की क्या जरूरत है, रास्ता बताइए। रास्ता ये है कि उनको उचित रिप्रेजेंटेशन मिले नौकरियों में। और आजकल नौकरी तो ख़त्म हो रही है। मैं भी बता दूं। नहीं, एक सेकंड में मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए सर। तो असल में क्या है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, उसमें जॉब ख़त्म हो रही है। अब है ना, अब बहुसंख्यक आबादी को, जो शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ के लोगों को मैं चाहता हूं कि उनको प्राइवेट जो सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए उनको अपनी मांग प्रमुख और प्रखर आवाज़ में उन्होंने बुलंद करनी पड़ेगी और उनको मूवमेंट चलाना पड़ेगा और मिशन चलाना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो कि आप सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उसमें हमारा ये बड़ा सवाल। एक सवाल शर्मा जी, आप निजीकरण के बारे में आपकी क्या राय है? सुनिश्चित किया जाए। देखिए, निजीकरण को इस सरकार ने तवज्जो कुछ ज़्यादा दे दी। निजीकरण सही है गलत है? नहीं, इसके सिर्फ इसको सही या गलत की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। समझिए ना जरा इसे। सब्जेक्टिव है ये। हाँ, सब्जेक्टिव है, क्योंकि थोड़ा सा इसकी रूट्स में उतरना जरूरी है। हाँ, बताइए। ये निजीकरण जरूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से कर देना गलत है। निजीकरण से विकास होता है, लेकिन वो विकास वन साइडेड नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उस घराने का ही विकास नहीं होना चाहिए जो उस निजीकरण व्यवस्था में आके लाभान्वित होता है। आप लोगों को एजुकेट करिए, लोगों के रहन सहन का स्तर भी ऊपर उठाइए, उनके स्किल्स को डेवलप कराइए। और ये सारी जिम्मेदारी निजी सेक्टर के ऊपर अगर सरकार लगा दे कि आपको लोगों की लाइफ में बदलाव भी लेके आना है, अगर नहीं करेंगे तो आपके लाइसेंसेस रद्द कर दिए जाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो ऑलरेडी है सर। है तो, लेकिन मैं बता देता हूँ ना, ये सरकार ने क्या किया, भाजपा सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगों से संपर्क है हमारे। अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। पीयूष गोयल जी छीन के लेके आए हैं CSR का पैसा, सब पार्टी फंड में गया है। और अब आप मेरे से पूछेंगे इसके तथ्य क्या हैं, इसके एविडेंसेस क्या हैं, तो वक्त आने दीजिए, ये भी पेश किए जाएंगे। क्या कह रहे थे आप सर? मैं ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं, या मतलब हम एक सर्वे कर सकते हैं। जैसे कनॉट प्लेस है, इतना इंडिया का सबसे पॉश एरिया है और बिजनेस शॉप है। तो यहाँ पर जितनी भी जो दुकानें हैं ना, इसमें हम एक सर्वे कर लेते हैं। इसमें ये सर्वे कर लेते हैं कि भाई कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, भाई यहाँ पर कितने लोगों का यहाँ पर एक जो दुकान जो है, कितने SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल इसके, हाँ, जनरल की दुकानें हैं इसमें। तो उससे ये स्थिति साफ हो जाएगी देश की कि है ना, यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट OBC के जो लोगों को यहाँ पर दुकानों में, बिजनेस में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या ये ईश्वर की मर्जी थी कि इन लोगों को गरीब रखा जाए? ये कैसे हुआ शर्मा जी? ये ईश्वर की बात क्यों कर रहे हैं? ईश्वर कहाँ से आ गया बीच में? तो सनातन धर्म जो है वो कहता है, सनातन सभ्यता मानता हूँ मैं, धर्म तो ना, सनातन व्यवस्था कहती है, मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों और अछूतों को, जिसको आज बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है, उसको न संपत्ति रखने का अधिकार है, न बिजनेस करने का अधिकार। तो वो ये जो लाइनें लिखी गई अगर मनुस्मृति में, तो वो धिक्कार के योग्य हैं। हर मानव को यहाँ जिंदा रहने का, अपना भरण पोषण करने का पूर्ण अधिकार है। कुदरत को ईश्वर का रूप यदि मान लें, तो कुदरत ने ये संसाधन सभी के लिए उपलब्ध कराए हैं। कुछ मानवों ने तो अगर क्या वजह लग रही है कि भारत में सवर्ण समाज का ही 90% संसाधनों पर कब्जा है? देखिए, पुरानी व्यवस्थाओं में बहुत सारी कमियां रही हैं, जिसकी वजह से बहुसंख्यक वर्ग वंचित भी रहा है। लेकिन जो वंचित वर्ग से उठे हुए लोग सरकार अंबेडकर जी के द्वारा बनाए हुए नियमों के बाद अपने आप को जीवन स्तर को ऊपर उठाने में चले गए, उसका लाभ ले गए, उन्होंने कितना काम किया ये भी नहीं। लेकिन सवर्ण समाज जो शोषक समाज था, उसने क्या किया वो बताइए। देखिए, अगर आप उनको शोषक समाज कह रहे हैं तो वो तो शोषण ही करेगा ना। जो शोषण कर रहा है तभी तो वो शोषक वर्ग तो जो शोषित समाज है उसको भरोसा नहीं करना चाहिए शोषक पर। जैसे चूहा को कभी बिल्ली पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, चूहा को बिल्ली पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो करेगा तो मरेगा। ये जिस दिन इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने समझ लिया है, बात सच्ची है। राजा राम मोहन राय इकलौते समाज सुधारक हुए हैं इस देश में जो सवर्ण समाज से थे। वो भी जब उनकी अपने घर में बारी और उनको जो सती प्रथा थी उसमें उनके रिश्तेदार की बारी आई थी, उसके बाद मुझे शर्मा जी मिले हैं जो कम से कम बात तो कर रहे हैं। इनका अतीत जो भी हो, भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब से इनसे मिला हूँ बहुत प्रभावित हूँ। हाँ, एक लास्ट, हाँ आप बोलिए पटके। जैसे कि मैं समझता हूँ कि
यहाँ बहुसंख्यक आबादी है जो शेड्यूल कास्ट ओबीसी जैसे माइनॉरिटीज़ है, तो वो रोज़ाना आंदोलन करते हैं, रोज़ाना चीखते चिल्लाते हैं। किन से? जो लोग शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं उनके ऊपर, और उनसे बोलते हैं कि हमारे साथ न्याय करें। तो मुझे नहीं लगता कि वो न्याय करेंगे। वो न्याय के पक्ष में है नहीं, ना तो उनका माइंडसेट है, ना उनका एटीट्यूड है, ना एक्शन है न्याय करने के पक्ष में। ना उनकी परवरिश परवरिश करेक्टर भी नहीं है, करेक्टर भी। चलिए जाति का मुद्दा तो आ ही गया, कोई बात नहीं है। जाति प्रधान देश है भारत, कृषि प्रधान देश नहीं है। जो किसान है उसकी भी जाति है। तो इसमें न्याय तभी होगा, इसमें न्याय तभी होगा जब जुडिशरी में और जो कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव सब जगह डाइवर्सिटी हो, तभी सभी जगह। चलिए एक सवाल और हम लोग मुद्दे से भटक, आज बेरोजगारी मुद्दा था, बस वही सवाल एक बार फिर से। शर्मा जी, जनरल कैटेगरी के जो युवा हैं उनको इफेक्ट कर रहा है बेरोजगारी, या उनकी पुश्ते अभी बहुत, उनके पास बहुत संसाधन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, बेरोजगारी तो सभी को इफेक्ट करेगी, किसी को देर से किसी को जल्दी। जो डेली ब्रेड अर्नर्स थे उनको ज़्यादा समस्या आने वाली है। जिनके पुश्तैनी कुछ जायदाद उनको मिली हुई है, हो सकता है उनके बाद कुछ समय ज़्यादा लगे, लेकिन बर्बाद तो वो भी होंगे यदि बेरोजगारी का आलम रहा तो। बताइए। हाँ, आज देखिए, लास्ट में मैं ये ख़त्म करना चाहूँगा इन सब ये सब छोटे से शब्द बोल करके कि आज देश को जागना होगा, देश को खड़ा होना पड़ेगा। जैसी हमारे भारतीय बनना पड़ेगा। भारतीय के साथ साथ में ये जो व्यवस्था जो लाना चाहते हैं ना, ये इसको बंद करना पड़ेगा। इसको ना आए सर पे लोगों की, देश के ऊपर ना आए, तो अदरवाइज़ इस सब के कारण है ना देश पिछड़ जाएगा, देश और अंधेरे में, अंधकार में चला जाएगा। इसको बचाना होगा। यदि अंधेरे से उजाले में आना है तो ये जो शक्तियाँ, जो फोर्सेस है, और मैं तो ये बोलूँगा प्रमुख आवाज़ से, सोचिए कोई शख्स है जो लिख रहा है कि सबसे पहले आतंकवाद से निपटना होगा। इस शख्स को बताइए ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है। एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं, इस देश में आतंकवाद से भी बड़ा जातिवाद है। बिल्कुल, जातीय हमले में सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा रेप हो रहा है। उस सांप्रदायिक दंगा, हिंदू मुसलमान, और दो जो बड़े आतंकवाद के लक्षण है भारत में। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ, इस देश में और पूरे वर्ल्ड में जो कास्ट टेररिज्म है, जो कास्टिस्ट टेररिस्ट है, इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट जो टेररिज्म है ना, वो कास्ट टेररिज्म है। वो टेररिस्ट है। वो जो ये कास्ट के नाम पे जो अटैक करते हैं, जो किलिंग करते हैं, मर्डर करते हैं, शोषण करते हैं, वो सबसे बड़ा आतंकवाद है। वो कास्टिस्ट। चलिए, तो ये बात चलो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि बेरोजगारी किसको प्रभावित कर रही है। जाति इस देश की सच्चाई है, इसलिए हम उस बात से भाग नहीं सकते। मैं चाहता हूँ कि हम सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय बने। मुझे नहीं पता ये कब होगा, लेकिन जिस दिन हो गया, अगर इस संविधान को लागू कर दिया गया जाति और धर्म से ऊपर उठकर, तो शायद ऐसा हो सकता है। ये बातचीत कैसी लगी आपको, और क्या आपको भी लगता है कि मोदी जी के पास ताकत है 2 करोड़ वैक्सीनेशन कर देने की, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं? आज जन्मदिन पर ही क्यों किया गया, और ट्विटर ने क्यों हटा दिया कम से कम 25 लाख ट्वीट? आपको क्या लगता है? सरकार के दबाव में है? आखिर सरकार टीवी अखबार के बदले सोशल मीडिया को क्यों कंट्रोल करना चाहती है? आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, मैंने 12 साल चैनलों में नौकरी की है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश का टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। जो सरकार चल रही है उसके 2 प्रवक्ता आपके घरों में, एक टीवी और एक अखबार। आपको तय करना है कि आपकी रोजी रोटी, देश की सुरक्षा, आपका हेल्थ, आपके आने वाली नस्लों का एजुकेशन, भविष्य सुरक्षित है, या आपको धार्मिक रूप से और जातियों के आधार पे बांट के सत्ता का सुख कोई ले रहा है। क्या आपको महंगाई से फ़र्क पड़ता है? सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जो 5 लाख कमाता है उसको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपके आसपास देश की बहुसंख्यक आबादी जो 5 से 15 हज़ार कमाती है, वो इस महंगाई में कैसे गुजारा करता होगा। अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आपको नींद आ रही है, तो यकीन मानिए आप मानसिक बीमार हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।